नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। हिमंता, गौरव गोगोई, पी विजयन, राजीव चंद्रशेखर और एन रंगासामी समेत 1899 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। पश्चिम बंगाल में आज फिर गरजेंगे पीएम मोदी। आज करेंगे 3 जनसभाएं। पानीहाटी में ममता करेंगी चुनावी प्रचार। तमिलनाडु में सीएम स्टालिन की रैली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मॉरिशस और यूएई के 4 दिन के दौरे पर मॉरिशस में हिंद महासागर सम्मेलन में होंगे शामिल। ईरान ने फिर से बंद किया हॉर्मुज स्ट्रेट। लेबनान पर इजरायल के हमले के बाद लिया फैसला। ट्रंप और नेतन्याहू बोले, सीजफायर में हिजबुल्लाह नहीं शामिल। दिल्ली कैपिटल्स को उसके गढ़ में हराकर गुजरात टाइटंस ने दर्ज की सीजन की पहली जीत। आखिरी गेंद पर 1 रन से जीता मुकाबला। केएल राहुल की 92 रन की पारी गई बेकार। और आइए सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। असम, केरलम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। असम में 126 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और ये शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। असम में 126 सीटों के लिए 722 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 663 पुरुष और 59 महिलाएं शामिल हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा, गौरव गोगोई, बदरुद्दीन अजमल, अखिल गोगोई, लुरिनज्योति गोगोई, अतुल बोरा कुछ ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। राज्य में 2.5 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, जिनमें पुरुष और महिलाओं की संख्या लगभग बराबरी पर है। 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 6.4 लाख से अधिक युवा मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। पूरे राज्य की बात की जाए तो कुल 31,490 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 4,021 केंद्र पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित होंगे, जो लैंगिक समानता की दिशा में एक मजबूत कदम है। चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। आपको बताते चलें कि मतों की गिनती 4 मई को होगी। तो केरलम विधानसभा चुनाव 2026 की बात की जाए तो कुल सीट 140 है, सामान्य की बात की जाए तो 124 और अनुसूचित जाति की 14, अनुसूचित जनजाति की 2 सीट। तो केरलम विधानसभा चुनाव 2026 आज कई ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। केरलम विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कुल 140 सीटें हैं, जिसमें सामान्य की बात की जाए तो 124, अनुसूचित जाति का आंकड़ा 14 है और अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें हैं। आज कई बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। तो आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और लोकतंत्र का ये महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ग्राफिक के जरिए भी कुछ अहम तथ्य समझा देते हैं। आपको बताते हैं कि पूरे चुनाव का आखिर परिदृश्य क्या है, किस तरह का है और कांटे की टक्कर किन किन लोगों के बीच है। वहीं प्रमुख चेहरे जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी है और मतदाता तय करेंगे ईवीएम के माध्यम से कि आखिर कौन होगा उनका नेता। तो आपको कुछ
प्रमुख तथ्य साझा कर लेते हैं। वहीं असम विधानसभा की हम बात कर रहे थे तो आपको बताते चलें कि कुल 126 सीटें हैं। सामान्य यहाँ पर 98 सीटों का आंकड़ा है, अनुसूचित जनजाति 19 है और अनुसूचित जाति का आंकड़ा 9 है। यानी कि इस तरह से सीट का ये पूरा परिदृश्य है। कुल सीटें यहाँ पर 126 है, जिसको लेकर के आज मतदान हो रहा है। एक चरण में चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहे हैं। मतदाता अपने घरों से बाहर निकले हैं। मतदान की शुरुआत हो चुकी है सुबह 7 बजे से। अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि कांटे की टक्कर किन किन लोगों के बीच में है। इसके साथ साथ कुल सीटों का आंकड़ा जो है वो 126 पर है और सामान्य सीटें जो हैं वो 98 हैं। तो कांटे की टक्कर किन के बीच है, तो आपको बता दें कि रायजोर से अखिल गोगोई शिवसागर से हैं और एजीपी के उम्मीदवार प्रदीप हजारिका, ये ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है और मतदाता तय करेंगे कि आखिर उनका नेता कौन होगा अपने मताधिकार के माध्यम से। लोकतंत्र का यह महापर्व है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो देवव्रत की किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। वहीं असम के जलुकबारी सीट से जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, ये उम्मीदवार हैं और आज इनकी किस्मत भी दांव पर लगी हुई है, प्रमुख उम्मीदवार हैं। और इसके साथ साथ तामुलपुर विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। गोलाघाट की बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री हैं, भाजपा की हैं, उम्मीदवार हैं रंजित कुमार दास, ये भवानीपुर सरभोग से उम्मीदवार हैं और आपको बताते चलें कि ये कैबिनेट मंत्री भी हैं। ढेकियाजुली की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी उम्मीदवार हैं। ये ऐसे प्रमुख चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर है और ईवीएम में इनके भाग्य का फैसला मतदाता करने वाले हैं। भावेश कलिता जो कि असम सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं और ये आज उम्मीदवारी के तौर पर विधानसभा चुनाव में मैदान में ताल ठोक रहे हैं। असम के बाद रुख करते हैं केरलम का। केरलम में विधानसभा की 140 सीटों पर मतदान जारी है। केरलम में 140 विधानसभा सीटों के लिए कुल 883 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, वीडी सतीशन, राजीव चंद्रशेखर, के सुरेंद्रन, जी सुधाकरन प्रमुख चेहरे हैं जिनकी उम्मीदवारी है और ये ताल ठोक रहे हैं मैदान में। राज्य में 2 करोड़ 71 लाख मतदाता हैं। वहीं कुल 30,495 मतदान केंद्र बनाए गए हैं ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और इनमें से 2040 को संवेदनशील घोषित किया गया है। ऐसे बूथ हैं जो संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। अब इसके तहत पूरे राज्य में लगभग 73,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और उनकी सहायता के लिए केंद्रीय बलों की 160 कंपनियां भी मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि मतदान के कारण आज राज्य में सार्वजनिक अवकाश भी घोषित कर दिया गया है और ये तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर मतदान करते हुए बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो पोलिंग बूथों का रुख कर रहे हैं मतदाता और राजीव चंद्रशेखर जो कि उम्मीदवार भी हैं। केरलम में प्रमुख चेहरे कौन कौन से हैं और किन किन के बीच है कांटे की टक्कर, एक बार ग्राफिक के जरिए ये भी समझ लेते हैं। धर्मदम से जो कि केरलम के मुख्यमंत्री भी हैं वो उम्मीदवार हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री सीपीएम से हैं पीएम मोहम्मद, इनकी किस्मत आज दांव पर है। केरलम से कलामासेरी से उम्मीदवार हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री नेमोम से जो रहे हैं वी शिवन कुट्टी, ये सीपीएम से उम्मीदवार हैं और ताल ठोक रहे हैं। के शैलजा जो कि पेरावूर से उम्मीदवार हैं और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुकी हैं। कोट्टारक्कारा की बात की जाए तो यहाँ से कैबिनेट मंत्री सीपीएम के उम्मीदवार हैं। के राजन जो कि कैबिनेट मंत्री और उल्लूर से सीपीआई के उम्मीदवार हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर कांटे की टक्कर किन किन के बीच नजर आ रही। तो कांग्रेस के सनी जोसेफ और के शैलजा के बीच साफ तौर पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की शोभा सुरेंद्रन ताल ठोक रही हैं और कांग्रेस के रमेश पिशारोडी को चुनौती दे रही हैं। भाजपा के राजीव चंद्रशेखर नेमोम से उम्मीदवार है। वहीं सीपीएम से वी शिवन कुट्टी जो कि सीपीएम के उम्मीदवार हैं और दोनों के बीच अगर देखें तो कांटे की टक्कर यहां पर नजर आ रही है। हालांकि मतदाता किसे अपना नेता चुनेंगे ये 4 मई को स्पष्ट होगा। भारतीय जनता पार्टी के जॉर्ज कुरियन किंजरापल्ली से हैं और केरल कांग्रेस के उम्मीदवार जो कि सामने इनकी उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। अब बात करते हैं पुदुचेरी की। असम की मैं आपको बात की, केरलम की बात की, अब चलते हैं पुदुचेरी, क्योंकि पुदुचेरी विधानसभा की 30 सीटों के लिए भी मतदान जारी है। एक चरण में होने वाले चुनाव के लिए मुख्यमंत्री एन रंगासामी, पूर्व सीएम वी वैथिलिंगम समेत 294 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
पूरे पुदुचेरी में बनाए गए 1099 मतदान केंद्रों में से 209 को संवेदनशील और 5 को अत्यंत संवेदनशील घोषित किया गया है। इन स्थानों पर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर और अतिरिक्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। पुदुचेरी की संस्कृति और विरासत को दर्शाने वाले विशेष थीम आधारित मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। इसके अलावा 30 पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित पिंक मतदान केंद्र हैं, 15 युवाओं द्वारा संचालित केंद्र हैं और 2 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिन्हें पूरी तरह से दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो अब कौन कौन से पुदुचेरी में प्रमुख चेहरे हैं वो भी आपको बताते चलते हैं, क्योंकि ये है जनादेश 2026। जी हाँ, पुदुचेरी की बात कर रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री थट्टन चावड़ी से हैं और ये उम्मीदवार हैं। साथ ही साथ मन्नादीपेट से गृह मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं एन नमसिवयम, ये भी उम्मीदवार हैं। वीपी रामलिंगम जो कि राजभवन से प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं और इनकी उम्मीदवारी है, साफ तौर पर मैदान में है। जॉन कुमार की बात की जाए तो मुदलियारपेट से ये उम्मीदवार हैं। मनवेली से विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा के भी पदाधिकारी रहे हैं जो कि उम्मीदवारी अपनी दर्शा रहे हैं। अब कांटे की टक्कर किन किन के बीच है ये भी आपको साथ साथ ग्राफिक के जरिए बताते चलते। तो भारतीय जनता पार्टी के ए नमसिवयम जो कि मन्नादीपेट से उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के टीपीआर सेल्वम को ये चुनौती दे रहे हैं। AINR कांग्रेस के एन रंगासामी हैं जो कि कांग्रेस के वी वैथिलिंगम को साफ तौर पर चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रमुख चेहरे हैं जिनके बीच कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, मन्नादीपेट से हैं ए नमसिवयम जो कि कांग्रेस के वी वैथिलिंगम की अगर हम बात करें तो ये है थट्टन चावड़ी से जो कि कांग्रेस NINR के उम्मीदवार को साफ तौर पर चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तो मतदान शुरू हो चुका है, मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं और ये जो तमाम उम्मीदवार हैं इनके भाग्य का फैसला EVM के माध्यम से मतदाता आज करते हुए नजर आएंगे। आज तमिलनाडु में एक चरण के मतदान और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन वापस लेने का भी अंतिम दिन है। आज ही पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार में पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल के तमलुक में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो आसनसोल और बीरभूम जिले के सूरी में रैलियां करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मालदा में प्रचार करेंगे। वो दोपहर में स्थानीय खेल क्लबों के साथ बैठक करने वाले हैं और उत्तरी दिनाजपुर के चाकुलिया में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। भाजपा नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगूर में किसानों की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद वो कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में स्वर्णकार समुदाय के सम्मेलन में भाग लेंगे। तो पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से ताकत झोंक रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पानीहाटी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। ममता बनर्जी की रैली से पहले पानीहाटी में तृणमूल पर भाजपा उम्मीदवार रत्ना देवनाथ के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। भाजपा का आरोप है कि प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस की कुछ महिला समर्थकों ने उनके साथ ये बदसलूकी की। भाजपा ने इस घटना को उसी सभा से पहले की एक सोची समझी साजिश करार दिया है। इस बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने मामले का कड़ा संज्ञान लिया है और उत्तर 24 परगना के जिला अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है।
पश्चिम बंगाल में हाई वोल्टेज विधानसभा चुनाव से पहले शारदा चिटफंड घोटाले के मुख्य आरोपी सुदीप्त सेन जेल से जमानत पर रिहा होने जा रहे हैं। कोलकाता में हाईकोर्ट के जस्टिस राजर्षि भारद्वाज ने बुधवार को राज्य पुलिस के पास लंबित 2 मामलों में उन्हें जमानत दे दी है। चुनावी माहौल के बीच सुदीप्त सेन का जेल से बाहर आना कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। खासकर दार्जिलिंग के डेलो में सुदीप्त सेन की कथित बैठकों को लेकर राज्य की राजनीति में काफी हलचल हुई थी। इसी संदर्भ में उनकी लाल डायरी का भी जिक्र बार बार सामने आता रहा है। इस डायरी में क्या लिखा है, इसे लेकर अटकलें लगती रही हैं। माना जा रहा है कि अगर जेल से बाहर आने के बाद सुदीप्त सेन इस पर खुलकर बात करते हैं तो ये चुनावी राजनीति में एक नया मोड़ और उबाल ला सकता है। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार जोरों पर है। डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन आज 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। स्टालिन आज धर्मपुरी और कृष्णागिरी में रैली करने वाले हैं। रुक करते अगली खबर का। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर एस जयशंकर मॉरिशस में 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री मॉरिशस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा भी करेंगे। वो सम्मेलन में मुख्य भाषण भी देंगे। इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर अन्य प्रतिभागी देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधियों से बातचीत भी करेंगे। ये यात्रा भारत की पड़ोसी पहले नीति विजन महासंघ और वैश्विक दक्षिण के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री 11 से 12 अप्रैल तक संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करेंगे। इस दौरान वो दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की समीक्षा और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्तों को नई मजबूती देने के उद्देश्य से एक विशेष भारत यूएस व्यापार सुगमीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मिशन 500 तक ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा ने संयुक्त रूप से किया। केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ऐतिहासिक बदलावों का प्रस्ताव पेश करेगी। ये महज एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि देश की नीति निर्धारण में महिलाओं की हिस्सेदारी तय करने का सबसे बड़ा संकल्प है। महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा कि ये देश की आधी आबादी के अधिकतर और अधिकार और सम्मान को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बेहद क्रांतिकारी कदम है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा जो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जो कि 16 से 18 अप्रैल तक चलेगा, महिला आरक्षण विधेयक को पारित करवाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। महिलाओं को वास्तविक भागीदारी देने का जो ये निर्णय लिया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और ये बहुत ही साहसी निर्णय है। दशकों तक लाल आतंक के साए में जीने वाला बस्तर अब विकास की मुख्य धारा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा तय की गई 31 मार्च 2026 की डेडलाइन के बाद नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा के साथ साथ बस्तर में एक नई शुरुआत भी हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। 4 से 5 दशकों तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका अब शांति और विकास की राह पर है। जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, वहीं आज स्कूलों की घंटियां सुनाई दे रही हैं। बच्चे अब निडर होकर स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि नक्सलवाद का अंत ही पर्याप्त नहीं, बल्कि 4 दशकों से विकास से वंचित बस्तर तक विकास पहुंचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कि नक्सलवाद समाप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो क्षेत्र उस क्षेत्र के लोग जो 4 दशक से विकास से अछूता हैं, वहाँ पर विकास भी पहुँचाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार के करीब 17 विभाग और 40 से ज्यादा व्यक्तिमूलक योजनाओं को वहाँ पर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आज 400 गांव से ज्यादा गांव आबाद हो चुके हैं।
डबल इंजन सरकार अब बस्तर के सर्वांगीण विकास के लिए तेजी से काम कर रही है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों घरों की स्वीकृति दी गई है, जिससे आदिवासी परिवारों के पक्के घर का सपना साकार हो रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा नक्सलवाद के खात्मे में पुनर्वास नीति की बड़ी भूमिका मानते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश नक्सलवाद के उस दंश से, उस उनके आर्म्ड कैडर से मुक्त हो चुका है। भारत के जड़ में लोकतंत्र है, मन मन में लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र ने उस माओवाद पर विजय प्राप्त की है। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने भी माना कि बस्तर के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। विशेष योजनाओं के जरिए उन्हें शिक्षा, सुरक्षा और अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। कह सकते हैं कि अब हम भयमुक्त छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है भयमुक्त तो हम हो गए हैं, पर हम एक बड़ी ट्रांजिशन के दौर में हैं। मुख्य धारा में लौटे एक पुनर्वासित युवक ने बताया कि पहले जंगल में जीवन बेहद कठिन था। बारिश में उफनती नदियों के बीच रहना पड़ता था। जंगल में परेशानी रहती है, धूप काल में ना छाँव मिलता है ना, और बारिश समय में चलना पड़ता है, नदी नालों को पार करना पड़ता है। कभी भय और हिंसा का प्रतीक रहा बस्तर अब विकास, विश्वास और अवसर का नया केंद्र बन रहा है। यह बदलाव सिर्फ सुरक्षा का नहीं, बल्कि एक नए भविष्य की शुरुआत है। आने वाले समय में बस्तर के लोगों का, बस्तर जो वनांचल इलाका है उसका तेजी से विकास हो, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। संदीप सिंह ठाकुर, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। वैज्ञानिक नवाचारों को जमीनी स्तर के समाधानों से जोड़ते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR देश के किसानों को सशक्त बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में लगातार जुटा हुआ है। संरक्षित कृषि अनुसंधान के माध्यम से ICAR न केवल खाद्य सुरक्षा बल्कि ईंधन और जलवायु सुरक्षा को भी नई दिशा दे रहा है। इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने बात की है ICAR के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट से। सुनिए। हमारे साथ ICAR के महानिदेशक और डेयर के जो सचिव हैं ML जाट जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। गेहूं की जो फसलें हैं उसको लेकर के किस प्रकार से ICAR के तहत काम चल रहा है? हमारा पिछली बार का जो प्रोडक्शन है वो 117.8 मिलियन टन रहा। इस बार हम उससे भी आगे जा रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होने वाला है। अब इसी साल हमने 2.5 मिलियन टन भारत सरकार ने एक्सपोर्ट करने का अप्रूवल दिया है, वो जो हो रहा है। क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज, क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, बट उसके साथ साथ में पानी का जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनका ठीक से उपयोग और उनको कैसे घटाएं। यदि हम रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जिसमें बिना जुताई के और रेजिड्यू को वापस खेत में रिसाइकल करें, यदि हम उसके साथ में इंटीग्रेट कर दें ड्रिप फर्टिगेशन को, तो हम आधे से भी कम फर्टिलाइजर पे और लगभग 80% पानी को बचा के हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। ज़्यादा मुनाफा किसान के लिए हो सकता है क्योंकि पैदावार की लागत घट जाती है। उसके साथ साथ में जो वातावरण परिवर्तन के जो हीट है, कभी पानी बरस गया, उनके खतरों को भी इसमें कम कर सकते हैं। जौ को लेकर के भी बहुत अच्छे अनुसंधान में देख रहा था कि यहाँ पर हो रहे हैं, वो कौन कौन से ऐसे अनुसंधान हैं और क्या क्या वैरायटीज बनाने वाली है? हल्लेस बारले पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं और यदि आप देखेंगे तो वो हल्लेस बारले है, वो ऐसा लगता है दाना जैसे गेहूं का दाना है, तो उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ऐसी वैरायटीज भी हैं जो 8 टन से ज़्यादा जौ की पैदावार देती है। तो यदि कम पानी वाले एरिया में और खारी ज़मीन है उस एरिया में यदि इतनी पैदावार आती है तो मुझे लगता है उनको लेके जाना चाहिए। मृदा को लेकर के भी यहाँ पे काफ़ी काम चल रहा है, जैसे सॉइल टेस्टिंग की बात हो या फिर जलवायु परिवर्तन से चुनौतियों की बात हो, तो इसमें कौन कौन से आपने नई साइंटिफिक रिसर्च आप लोग कर रहे हैं? जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है, भारत का अभी प्राकृतिक खेती पे भी एक मिशन है, उसके भी फोकस है। दलहन को कैसे उसमें लेके जाएं, क्योंकि लेग्यूम को इंटीग्रेट करेंगे। जहाँ पे जिस खेत में हम खड़े हैं यहाँ पे एक सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि 15 साल से इस खेत की जुताई नहीं हुई है और उसमें लगातार पुराली को रिसाइकल किया जा रहा है। इसकी सॉइल हेल्थ इतनी इंप्रूव हो गई कि खाद जो केमिकल का यूज कर रहे थे हम, वो 50% कम कर दिया हमने, फिर भी ज्यादा पैदावार हो रही है। तो एक तरीका है ये सब करने का और उसी के ऊपर बहुत सारा अनुसंधान कार्य चल रहा है। धन्यवाद सर।
तो आप देखा सॉइल हेल्थ के लिए भी काम चल रहा है, मृदा संरक्षण का बात हो रही है, उसमें भी काम चल रहा है। जौ को लेकर के नई किस्म उगाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसानों की दोगुनी आय भी हो सके और जो लोग हैं उनको भी एक न्यूट्रिशियस जो है वो अन्न मिल सके। कैमरामैन विकी राजपूत के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, करनाल। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।